इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत से इंटरव्यूअर्स को भी पता नहीं होता। अगर आप ये सीख गए तो नोड जेएस का डिज़ाइन प्रिंसिपल भी समझ जाएंगे। किसी के सामने आपने ये समझा दिया तो समाज में इज्जत भी बहुत बढ़ जाएगी। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो लोग तुक्केबाजी वाला कोड बहुत लिखते हैं। मतलब चलो ये करके देख लेते हैं शायद कुछ हो जाए। उनको ये पता नहीं होता कि वो जो कुछ हुआ या नहीं हुआ वो आखिर क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर उसका एक डेमो दिखाऊंगा। ये देखो, ये डेमो मैंने बैठ के एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में लिखा है। इतनी मेहनत की है तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो और कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि चीज़ें बहुत टेक्निकल होने वाली हैं। ध्यान लगा के सुनना। इवेंट लूप एक लिफ्टमैन की तरह होता है। लिफ्टमैन क्या करता है ये समझाने के लिए मुझे ये सब भूमिका बनानी पड़ेगी कि लिफ्ट क्या होती है, बिल्डिंग क्या होती है, लिफ्ट बिल्डिंग में होती है, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं और न जाने क्या क्या। तो आइए देखते हैं। ये तो सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर्स के लिए लिखी गई थी। ब्राउजर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। रन टाइम। हर ब्राउजर के अंदर एक रन टाइम होता है। क्रोम का अपना रन टाइम है जिसका नाम है V8 इंजन। फायरफॉक्स का अपना एक अलग रन टाइम है। वैसे ही हर अलग अलग ब्राउजर का अपना अलग रन टाइम है। इस रन टाइम की खास बात यह है कि ये सिंगल थ्रेडेड होते हैं। मतलब ये एक बार में एक ही काम करेंगे। इस पे थोड़ी देर में वापस आएंगे। पहले बाकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। कॉल स्टैक। कॉल स्टैक एक एरे की तरह होती है जिसमें जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता है वैसे वैसे वो स्टैक में पुश होता चला जाता है। तो जिस टाइम पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे वो फंक्शन स्टैक के टॉप में होगा और जब उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा वो स्टैक से पॉप हो जाएगा और उस फंक्शन को जिस फंक्शन ने कॉल किया था वो टॉप पे आ जाएगा। इसका डेमो देखते हैं। तो मान लो ये है मेरा कोड। वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ स्टार्ट। फिर दो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद लास्ट में मैं पहला फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा वैसे वैसे आपको स्टैक में दिखता रहेगा क्या क्या जा रहा है। तो पहली लाइन हुई कंसोल लॉग स्टार्ट। कंसोल लॉग खुद एक फंक्शन है इसलिए वो जाके स्टैक में बैठ गया। इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन तुरंत खत्म हो जाएगा इसलिए तुरंत स्टैक से पॉप हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे तो वो स्टैक से निकल गया। अब स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। जब हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर गए तो स्टार्ट फंक्शन स्टैक में जाके पुश हो गया। अब इस फंक्शन में हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई फंक्शन स्टैक में आके पुश हो जाएगा। ये ध्यान रखिए जैसे जैसे जो फंक्शन एग्जीक्यूशन में है वो टॉप पे रहेगा, उसको कॉल करने वाला उसके जस्ट नीचे रहेगा। अब मल्टीप्लाई फंक्शन में मैं फिर से कंसोल लॉग कॉल कर रहा हूँ तो कंसोल लॉग जाके उसमें टॉप पे जाके बैठ गया। अब जब कंसोल लॉग एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो इमीडिएट है वो तुरंत वहां से निकल जाएगा और अब एग्जीक्यूशन मल्टीप्लाई से भी निकल के स्टार्ट में आ गया इसलिए मल्टीप्लाई भी वहां से पॉप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट फंक्शन भी हमारा खत्म हो गया और हमारे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। इस टाइम पे स्टैक में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमारा स्टैक काम करता है। मान लो हमने कोई एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करना स्टार्ट किया, वो उसका मेन फंक्शन हो जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे कोड लिखा है वैसे वैसे इस कॉल स्टैक में फंक्शंस ऐड होते जाएंगे और पॉप होते जाएंगे। हीप। आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो मेमोरी में कहीं जाके स्टोर होते हैं, उसको हीप कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक वेरिएबल कभी स्कोप में होता है कभी नहीं होता, वो कैसे होता है वो सब इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। नहीं है, बस इतना समझ लीजिए आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जाके हीप में स्टोर होते हैं। जब हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं वहाँ इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा कम।
ज़्यादा टाइम लेने वाले ऑपरेशंस को ब्लॉकिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक रन टाइम का एग्जीक्यूशन भी रुका रहेगा। तो ब्राउज़र के अंदर जितने ज़्यादा टाइम लेने वाले ऑपरेशंस होते हैं उनको वेब एपीआई पे डेलीगेट कर दिया जाता है। वेब एपीआईज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी एजेक्स कॉल हो गई, सेट टाइम आउट जो हमारा फंक्शन है वो भी एक एक्सटर्नल वेब एपीआई है। ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि ये सारी एपीआईज रन टाइम का पार्ट नहीं है। आप रन टाइम की कॉपी लेके क्लोन कर लोगे तो उसके अंदर आपको ये सब एपीआईज नहीं मिलेंगी। तो जब रन टाइम आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है और आपके प्रोग्राम में ऐसी कॉल्स आती हैं तो वो उन वेब एपीआईज को कॉल करके आगे बढ़ जाता है, वेट नहीं करता। इस पूरे डेलीगेशन वाले सिस्टम को ही एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कहा जाता है। अब मान लो ब्राउज़र में एजेक्स रिक्वेस्ट एसिंक्रोनस नहीं बल्कि सिंक्रोनस होती तो क्या होता? अगर मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ जो कि एक एजेक्स रिक्वेस्ट करता है, तो जब तक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती मैं पेज पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऐसा लगेगा जैसे पेज हैंग हो गया। इसलिए एसिंक्रोनस एपीआईज की ज़रूरत पड़ती है। एक ध्यान रखने वाली बात ये, ऐसे जितने भी वेब एपीआई कॉल्स डेलीगेट हो जाएं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं और आप उनका ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हालांकि हमारा जो रन टाइम है वो सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन वो एपीआईज को जितने भी कॉल्स डेलीगेट करेगा वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन कौन सा कब एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है, वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होता। तो यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो जितने भी एसिंक्रोनस कॉल्स हैं वो सारे हमारे वेब एपीआई पे डेलीगेट हो जाते हैं। अभी चीज़ें अगर बोरिंग लग रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा वैसे वैसे चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। टास्क क्यू क्या करता है? जो हमारा रन टाइम है उसको एसिंक्रोनस कॉल करने के बाद उसका रिस्पॉन्स भी तो चाहिए होगा, या तो वो उसको प्रिंट करेगा या उसको कहीं यूज़ करेगा। तो अगर एसिंक्रोनस कॉल होने के बाद उसका रिजल्ट दोबारा कॉल स्टैक को नहीं मिला तो एसिंक्रोनस कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए जितने भी एसिंक्रोनस कॉल्स होते हैं उनमें हम कॉल बैक फंक्शंस पास करते हैं। कॉल बैक्स क्या होते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। जब वेब एपीआई इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो उसको जो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया था वो टास्क क्यू में जाके बैठ जाता है। जैसे जैसे सारे एसिंक्रोनस कॉल्स पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे उनके कॉल बैक्स टास्क क्यू में जाके बैठते चले जाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे जिसका काम बड़ा सिंपल है। इवेंट लूप कॉल स्टैक और टास्क क्यू को देखता रहता है। अगर टास्क क्यू में कोई कॉल बैक पड़ा है और कॉल स्टैक खाली है तो वो कॉल बैक को उठा के कॉल स्टैक में रख देता है। इस बार को बिल्कुल गांठ बांध लेना, ये काम तभी होता है जब कॉल स्टैक खाली पड़ा हो। याद करो मेरे पुराने वीडियोस में फाइल एंड होने के बाद सेट टाइम आउट का कॉल एग्जीक्यूट होता था। तो हालांकि आप ये तो नहीं जान सकते कि कौन सा कॉल बैक कब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सारे कॉलबैक्स मेरे फाइल के सारे एक्सिंक्रोनस ऑपरेशंस ख़त्म होने के बाद ही एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया सेट टाइम आउट जो है स्टैक में पुश होने के बाद तुरंत वेब एपीआईज पे चला जाएगा। तो देखते हैं, कंसोल लॉग स्टार्ट, सेट टाइम आउट, वो तुरंत चला गया सेट टाइम आउट पे। आपने देखा वेब एपीआईज में वो 3 सेकंड पे रुका रहा, 3 सेकंड के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो वो टास्क क्यू पे आ गया। अब क्योंकि मेरे स्टैक में पहले से कंसोल लॉग एंड पड़ा है तब तक ये कॉल बैक टास्क क्यू से स्टैक पे नहीं जाएगा। जैसे ही मेरी स्टैक खाली हो जाएगी उसके बाद कंसोल लॉग सी भी तुरंत मेरे स्टैक में आ जाएगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, स्टार्ट, सेट टाइम आउट, कंसोल एंड। वो 3 सेकंड वेट करेगा, जैसे ही वो एपीआई ख़त्म हुई उसने कॉल बैक को सेंड कर दिया टास्क क्यू में, और अब टास्क क्यू में वो पड़ा हुआ है। क्योंकि स्टैक खाली नहीं है तो वो वेट कर रहा है, जैसे ही स्टैक खाली होगी तुरंत वो स्टैक में आ जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, मान लो इस बार स्टैक खाली थी तो देखते हैं क्या होता है।
3 सेकंड के बाद वहाँ गई। इवेंट लूप ने देखा कि स्टैक तो खाली है, तो टास्क क्यू से उठा के कॉल बैक को स्टैक में रख दो और उसके बाद एग्जीक्यूशन ख़त्म। तो कहानी तो बहुत बड़ी है, उसमें से इवेंट लूप का काम बड़ा सिंपल है। इसी कॉन्सेप्ट को उठा के Node.js में यूज़ किया गया है। Node.js में सारे कंपोनेंट्स वही हैं, बस वेब एपीआईज की जगह वहाँ पे C++ की में एपीआईज लिखी गई हैं, जो कि एक नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने में काम आती है, मान ले जैसे कि वेब सर्वर, जो काम अब ब्राउज़र में नहीं कर सकते। लास्ट में एक चीज़ समझने के लिए एक छोटा कोड देखते हैं। ये वही कोड है, एसिंक्रोनस कोड, लेकिन इस बार मैंने सेट टाइम आउट में 0 मिलीसेकंड पास किए। तो अब क्या होगा? देखा जाए तो चूंकि हमने ज़ीरो पास किया है, तो इसको तुरंत एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद लाइन नंबर 7 पे एग्जीक्यूशन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेट टाइम आउट एक एक्सटर्नल एपीआई है। ये तो मैं Node.js में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मान लो ये ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो रहा होता, तो सेट टाइम आउट एक वेब एपीआई थी। तो जब कॉल स्टैक में सेट टाइम आउट कॉल जाएगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है, वो उसका डेलीगेट करेगा। और वहाँ पे क्योंकि ज़ीरो मिली सेकेंड के लिए वेट कर रहा है, वो तुरंत एग्जीक्यूट होके टास्क क्यू में उसका कॉल बैक चला जाएगा और फिर वापस वो कॉल स्टैक में आ जाएगा। इसका अगर एग्जीक्यूशन देखें, ये देखिए वही हुआ। तो ये सब समझ लेने के बाद आइए आके देखते हैं कि Node.js खुद अपने बारे में क्या कहता है। As an asynchronous event-driven JavaScript runtime, Node.js is designed to build scalable network applications. तो इसमें जो मोटे मोटे शब्द हैं, asynchronous आपको समझ में आ गया है। इवेंट ड्रिवन का मतलब यही है कि इसमें जितने भी एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स हैं वो सब इवेंट होते हैं, जिनको इवेंट लूप हैंडल करता है। और ये पूरा कंस्ट्रक्ट यूज़ किया जाता है नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जैसे कि वेब सर्वर। इफ सम ऑफ दिस लैंग्वेज इज अनफेमिलियर, देयर इज अ फुल आर्टिकल ऑन ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। आर्टिकल पढ़ के क्या करोगे, सब मैंने समझा दिया। कुछ तो अंग्रेजी पढ़ा है। तो जो मोटे मोटे शब्द हैं, ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग आपको पता ही है, रन टाइम आपको पता ही है, एसिंक्रोनस आपको पता ही है, इवेंट ड्रिवन आपको पता ही है। तो ये सब जान लेने के बाद अब आप हो गए हैं जावास्क्रिप्ट के। I'm coming to pick you up on my Bajaj Vespa, no helmet required. Respect.